This video is part of the series India's Next 20 Years, presented by the Lit List. In this episode, we spoke with 6 incredible 20-year-olds who are pursuing various courses in college. We discussed the current and future possibilities for India from their perspectives. The participants sharing their opinions are Divyadarsan, Ajhan, Soumya, Mehak, Deepika, and Anmol. Enjoy the video. यूथ का रोल बहुत मेजर है। हर कंट्री में यूथ का रोल बहुत मेजर होता है, बट इंडिया में इट्स मोर मेजर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ है। व्हाट आई फील के करंट यूथ में वो स्पार्क नहीं है, मतलब मेरा ऑनेस्ट फीलिंग है। मतलब आई वर्क इन मैनी एनजीओज, तो वहाँ पर आपको कंडीशन डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहाँ आपको काम करने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़ील चाहिए। मतलब मैं एक एक्सट्रीम पॉइंट से सोच रहा हूँ, लेकिन तब भी उनके अंदर, यूथ के अंदर मुझे वो स्पार्क नहीं दिखता है। सर, यूथ का सच्ची में बहुत बड़ा रोल है एंड लेकिन इस चीज़ को अगर हम स्टैटिक्स के साथ में बात करें तो इस टाइम पे करंटली इंडिया में 66% पॉपुलेशन है जो कि यूथ है। तो यूथ के हाथ में है कि वो इस देश के लिए या तो एक वरदान बन जाए या फिर एक श्राप टाइप का बन जाए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके अंदर यूथ के पास बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग है, लेकिन अगर वो उसे सही चीज़ों में इस्तेमाल करे तो वो देश के लिए फ़ायदा करेगा, शायद पूरे विश्व के लिए फ़ायदा करेगा। बट अगर वही चीज़ की वो अपने दिमाग को बहुत ही संकीर्ण, जैसा आप कहते हैं ना, नैरो माइंडेड बना ले या फिर कुछ एक दो चीज़ों में बस अटक के रह जाए, तो फिर वो कभी अपने देश का या फिर किसी का भी भला नहीं कर पाएगा। पहली बात, यूथ काफ़ी ज़्यादा चाहता है कि हम अपने इंडिया को, अपने देश को हम आगे बढ़ाएं, तो कई सारी चीज़ें वो कर भी रहा है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कितने 25 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्स जो है अपनी अभी नीट का एग्जाम दिए, ठीक है ना। नीट का पेपर लीक हो गया, बच्चे 2 साल से तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर मैं ही नीट का दूं, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अपना घर गाँव छोड़ कर आ रहा हूँ, और अगर ऐसे पेपर लीक हो जाता है, ठीक है ना, तो इस केस से काफ़ी डिसएडवांटेज पहुँचता है। जैसे अभी एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, आपको एजुकेशन फ्री कर देना चाहिए एक्चुअल में। 18% सेकंड मोस्ट टैक्स जो 18% अप्रोक्स जो है एजुकेशन में टैक्स लग रहा है, ठीक है ना, वो कम कर देना चाहिए, या तो फिनिश भी कर देना चाहिए। अगर नहीं फिनिश कर सकता, एटलीस्ट कम कर देना चाहिए, अगर आप चाहते हो अपना इंडिया जो है ग्रोथ करे। बाबा साहब ने भी यही बात रखी थी, ठीक है ना, एजुकेशन पॉलिसीज की बात रखी थी उन्होंने। इन द टेक्निकल फील्ड इट इज़ सो इन्वॉल्व ऑफ कोर्स, बिकॉज आजकल की जनरेशन जैसे ही कितना ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा, तो उनको उतना ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज भी होता जाएगा सब कुछ। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों में मैं उनको बहुत ज़्यादा और ग्रो करते हुए देखना चाहूँगी, क्योंकि राइट नाउ दे आर ऑल इन्वॉल्विंग विद दीज टेक्नोलॉजीज। सो इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज़ के कारण वो इतना इन्वॉल्व है, तो आई थिंक वो इन्हीं में ज़्यादा ग्रो करेंगे। देखिए, इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है ना। उसमें जो है सबसे अच्छा जो है आर्टिकल 20 लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, ठीक है ना। वो मतलब ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, इसमें ये इसका कोई रिलीजन है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, ठीक है, अगर मैं हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, मैं गीता पढ़ूंगी, तो आप सुने होगे ना, इस देश जो है वो संविधान से चलता है, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, है ना, किसी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये जो यहाँ पास जो एक्सप्रेशन की बात की गई, लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई, रिलीजियस को प्रमोट किया गया कि आप किसी भी धर्म से हो, आप वो कर सकते हो, मुझे कहीं भी जाने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है जो बाबा साहब ने ही दी है हमें। जब हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो हमें उसको यूज करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि रिसोर्सेज तो देखिए स्पेसिफिक हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। आपको जब रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आपको उसमें पढ़ना चाहिए। और मतलब पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आपके पास फोर्स कर दी गई हो आपको, मतलब बेसिकली वो तो एक जर्नी है, एंजॉय करिए। क्योंकि सक्सेस होने के बाद इंसान ये नहीं दिखता आज मैं कहाँ हूँ, तो ये दिखता कि मैं क्या जर्नी करके आया हूँ, कितना मैंने जो है मतलब मेहनत किया था इस चीज़ के लिए। बस आज के जनरेशन में वुमेन इतनी इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में वो खुद सोच सकें। क्योंकि अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो वहाँ पर वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, वो इतनी फ्री नहीं थी अपने लिए सोचने के लिए। वो एक अगर मैं ऐसा कहूँ तो 4 दीवार के अंदर वो उनको ऐसा रखा जाता था कि वो इतनी, या तो उनको कभी से इतना एजुकेशन ही नहीं दिया गया कि आप अपने बारे में सोच पाएँ। बट आज की अगर जनरेशन की बात करूँ तो वुमेन्स को पढ़ाया जा रहा है, वो अपने ओपिनियंस खुद बना सकती हैं, लोगों को एनालिसिस कर सकती हैं। तो मेरा अगर यह है तो वो इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि वो चूज़ कर सकते हैं। क्यों
तो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले जो चीज़ थी ना कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, एंड एक्चुअली अभी भी इनइक्वालिटी है कि जो बस्ती में दिखती है कि, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले दैट वाज लाइक 90% ऑफ इंडिया, नाउ जस्ट 10%। तो वहाँ की जो कंडीशन है, बाकी सिचुएशन है, वो देख के लगता है कि इट्स ग्रेट ऑनर फॉर अस टू बी बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो मुझे सबसे अच्छा जो आइडियल अपना जो रोल मॉडल है वो मैं बाबा साहब भीम अम्बेडकर को ही दूंगा, अगर आप एजुकेशन के आगे कर रहे हो तो, और सभी को देना चाहिए, क्योंकि इससे हमको क्या इंस्पायर मिलती है कि मतलब किस तरह से वो कठिन परिस्थिति में रहकर, क्योंकि मैं तिवारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो किस प्रकार से मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में वो पढ़े, उनको बैठने नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, लेकिन वो बाहर गए, पढ़कर आए, ठीक है ना, इवन जब आए तो जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ के खिलाफ थे वो, ठीक है ना, कि वो जो है मतलब जो मतलब बना हुआ था करीब प्रोसेस जो थी उसकी, मतलब संविधान बनाने के लिए उनको हेड बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है, तो उनके थोड़ा खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी ने इस बात को रखी कि नहीं, वो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है, तो उनको रखा जाए, इससे जो है उनका कोई नुकसान नहीं होगा, देश का नुकसान होगा अगर हम उन्हें नहीं रखेंगे बेसिकली, तो बिल्कुल है ना, तो उनको रखा गया। वो सबसे पहले वो किसकी बात किए, फंडामेंटल राइट्स की बात किए कि आप रह रहे हो तो सबको जो है पढ़ाई का अधिकार दिया जाए, शिक्षा एजुकेशन को प्रमोट सबसे पहले उन्होंने बात की, ठीक है ना, तो ये सबसे सारी चीज अच्छी लगी मुझे उनकी। ऐसे तो मेरा विराट कोहली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और उसकी क्या अच्छी बात है मेरे को उससे ये अच्छा लगता है कि वो बंदा मतलब क्या ही कहते हैं, अभी बीच में उसका डाउन फेज आया था, रन्स वगैरह नहीं निकल रहे थे, बट उस बंदे ने कभी भी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, तो इससे अब मेरे को क्या ही अंदर से मोटिवेशन आता है कि भाई अगला बंदा इस लेवल पे ऊपर जाके, जब उसका डाउनफॉल आया वो फिर भी टूटा नहीं, उसने कंटिन्यूअसली मेहनत की, और आज आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और रिसेंट में हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड कप भी जीत गई है। मतलब यही चीज अंदर से मोटिवेशन आता है कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फ्रेंडली स्पीकिंग, आई एम स्टिल फाइंडिंग माय रोल मॉडल। कोई मुझे इतना एडोर नहीं करता है जैसे मतलब मैं उसको सोचूं कि नहीं मुझे इसकी तरह। मैं रतन टाटा जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि वो एक वेल्दी पर्सन है। मतलब शायद आज के टाइम पे अमीर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन टाइप का हो सकता है जो कि बहुत अमीर है, लेकिन उनसे एक अलग टाइप की फीलिंग आती है कि वो भले अमीर हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल रईस टाइप के इंसान है, क्योंकि वो अपने पैसों को सब अपने पास नहीं रखते पर सब तक उस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आई बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द APJ अब्दुल कलाम ऑफ कोर्स, बिकॉज वो काफ़ी एक रूरल एरिया से आते हैं एंड ही हैज़ डन अ वेरी हार्ड वर्क टू ग्रो, और ऑल्सो लाइक आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिज बुक। महात्मा गांधी से आई लर्न द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस, कैलाश सत्यार्थी से आई लर्न द वैल्यू दैट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड गिविंग टू अदर्स। युval Noah Harari से आई लर्न द एबिलिटी टू चेंज योर वे एज यू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। सबसे बड़ा मुझे लगा कि वहाँ का जो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, जैसे वहाँ के जो टीचर्स हैं वो उतने वेल क्वालिफाइड नहीं है जितने यहाँ के हैं। जैसे अब जैसे यहाँ पास हम जाते हैं कोचिंग तो हमें स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसमें कई सारी चीज़ें मतलब समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे अब पढ़ रहे हैं हम करंट अफेयर, उसमें मैप चाहिए, तुरंत मैप आ गया, ठीक है ना, हम समझ अपने दिमाग मतलब टेक्नोलॉजी वाइज टेक्नोलॉजी ज़्यादा है यहाँ पास, वहाँ कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ के मतलब वो नहीं है, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स जैसे गवर्नमेंट देखा जाए स्कूलों में, ठीक है ना, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है ना, वहाँ ध्यान देने वाला नहीं। तो मैं चाहूँगा एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे इस चीज़ को वो जो है मद्देनजर रखे, उस चीज़ को ठीक करे वो। देखिए डिफरेंसेस अगर देखा जाए तो 2-3 एस्पेक्ट रहते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें मतलब क्या कहते हैं जो भी थोड़ी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ जो रहती हैं वो थोड़ी अच्छी मिल जाती हैं। जैसे हमारे पास क्या कहते हैं ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक छोटी सी सिटी है और वहाँ पे अब अगर सपोज दैट किसी को भी मतलब कोई प्रिपरेशन वगैरह करनी, कुछ भी करना हो तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। ठीक है कि भैया ये एक स्पेसिफिक है, आप में पढ़ना है तो आप अगर ठीक है तो आप कर लीजिए, वरना किसी के पास इतना जो है ऑप्शन तो नहीं रहते हैं। बट बड़ी सिटी में ऐसा नहीं होता, बड़ी सिटी में आपके पास 10 ऑप्शन रहते हैं और मतलब जो आपको जैसा अच्छा समझ आता है वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो ये बहुत चीज़ एक सही लगती है। ऊपर से बड़ी सिटीज़ में क्या रहता है, एक जब कॉम्पिटिटिव आप एनवायरनमेंट में आते हैं ना तो आपको भी मतलब एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि भाई सामने वाला बंदा अगर पढ़ रहा है और मैं कुछ अपना नहीं पढ़ रहा हूँ या अनप्रोडक्टिव है मेरा टाइम, मैं वेस्ट कर रहा हूँ उसे, तो अंदर से आ रहा है हाँ कि मतलब सामने वाला पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली मेरे साथ निकल जाएगा। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो रूरल इंडिया है, अर्बन इंडिया है और जो मोस्ट अर्बन जो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, तो यहाँ पर अभी बहुत ही अभी मैं ऐसा कहूँ कि बहुत डिफरेंस है, तो सच में बहुत डिफरेंस है।
हाँ, अभी भी मतलब जैसे अर्बन रूरल एक इंटरडिपेंडेंट हैं वो एक दूसरे पे। अर्बन एग्रीकल्चर के लिए रूरल पे डिपेंडेंट है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अर्बन पे डिपेंडेंट है। तो मेरा तो यही है कि अगर ये एक इंडिया है तो हम इंडिया को इस बेसिस पे डिफरेंस ना करें कि अर्बन इंडिया को इस तरीके से बनाएं कि उतनी ही सेम अपॉर्चुनिटी जितनी अर्बन पे है उतनी रूरल पे हो, और बच्चों को ऐसा फील ना हो कि मैं रूरल से आया हूँ तो मुझे यहाँ पर इतना ऐसा फील हो रहा है। यस, थोड़े डिफरेंसेस अभी भी हैं, बट मुझे लगता है वो धीमे धीमे कवर हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो कह सकते हैं डिजिटल इंडिया ही सही, क्योंकि पहले गांव में इतना वो नहीं होता था कि डायरेक्ट आपको फोन अगर मिल भी गए तो आपको नहीं आ रहा है समझ में क्या करना है। आज के टाइम पे गाँव में जो लोग हैं वो तक फोन पे या ये सब कुछ UPI वगैरह यूज करते हैं, तो इट्स लाइक धीमे धीमे से पर चेंज आ रहा है। और ग्राम सड़क योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे साइड का जो एरिया है वो ऐसा था कि कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता। जिसकी तबीयत खराब है वो तो छोड़ ही दो, पर जिसकी तबीयत भी एकदम बढ़िया है वो भी ट्रैवल नहीं कर सकता था। इतनी खराब सड़कें होती थी, हर कभी गड्ढे हर कहीं पे, तो बहुत मुश्किल होता था। बट नाउ इट्स ओके, सब अच्छा हो रहा है धीमे धीमे। लोगों की थिंकिंग ही, मैं तो मानूंगी कि अगर लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट वहाँ नहीं, तो तुम वहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही अगर स्पेस ज़्यादा है अगर रूरल एरिया में भी, तो वहाँ पे भी अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये गैप है जो मेंटेन कर सकता है। मतलब मेजर डिफरेंस जो है अर्बन रूरल इंडिया के बीच में, वी सी द गैप कीप ऑन वाइडनिंग। गैप बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहेगा क्योंकि रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है अर्बन एरिया में, और ये एक ट्रेंड कंटिन्यूसली लास्ट 20-30 ईयर से चल रहेगा। एंड आई थिंक हमारे पास अभी कोई वायबल सोल्यूशन नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए करंटली। आप अभी जैसे रिसेंट बजट आया था तो उस पर मेजर फोकस इंडियन गवर्नमेंट का यही था कि जो अर्बन पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन अर्बन में शिफ्ट हो रही है उनको कैसे मतलब अक्यूमुलेट करे अर्बन एरिया में। लेकिन रूरल में क्या हो रहा है उसमें कुछ काम नहीं किया था, एग्रीकल्चर के मतलब बहुत कम इन्वेस्ट किया। तो आई थिंक अभी कोई वायबल सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडिया बनाना, उससे ये होगा बिकॉज रूरल एरिया बाय नेचर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो अगर हम उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो देन अर्बन एरिया की तरफ जो मतलब जो ऐसा दिखता है ना कि लास्ट एरिया आएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। आने वाले 20 साल में भारत को मैं ये देख रहा हूँ मतलब सेकंड इकोनॉमी आ सकता है भारत का, क्योंकि इंडिया जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जैसे 90% से ज़्यादा जो है चाइना से हमारा इंपोर्ट होता है, वहाँ से हम चीज़ें लेते थे रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे पास नहीं थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं मतलब हमारे गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि मतलब वो अब एक्सपोर्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब हम ऐसी चीज़ें डेवलप कर ले अपने इंडिया में कि हम दूसरे कंट्री से मतलब ज़्यादा डिपेंडेंसी कम कर दे कि अगर वो हमको ना दे तो हम कहीं और जाके ले लें। तो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। खेलो इंडिया आया है, ठीक है ना, और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन को कर ही रहे हैं, बस यही है। तो 20 इयर्स में आफ्टर मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्ट कर रही है हमारे यूथ को, तो उसके लिए वो कई तरीके की चीज़ों को वो करने की कोशिश कर रही है कि ताकि वो लोग भी उससे इन्वॉल्व रहें और उसमें आगे अपना करियर बना सकें। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर यूथ चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और आगे के जो 20 इयर्स हैं जिसमें हम शायद अपने 100 साल पूरे कर लेंगे, 1947 से लेके हमारे 100 साल हो जाएंगे आज़ादी को, तो तब तक मुझे लगता है कि इंडिया का जो यूथ है वो ऐसा कमाल करेगा कि भारत फिर से एक विश्व गुरु बन जाएगा। Like a developed country, not a developing one, all developed, because it was the target of 2020 till 2020. Like India wants to be developed till 2020, but so we are after 20 years. We should have both. That depends on the action we take now. जैसे युवाल हरारी ने बोला था कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है और ना ही कोई दे सकता है। उन्होंने बोला था कि इंसान ही है जो एरो ऑफ द हिस्ट्री जो है उसे इंसान ड्राइव करते हैं। तो जो एक्शन हम आज लेंगे उससे वी कैन डिफाइन द फ्यूचर फॉर इंडिया। अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है वर्ल्ड में बहुत वॉलेटाइल रहेगी। हर नेशन में पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हर जगह वॉर बहुत हो रही हैं। तो अब हमारा कलेक्टिव डिसीजन है कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को और एंटायर वर्ल्ड को एक तरफ ले जा सकते हैं। और इंडिया का अपग्रेड की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं तो बस यही देखता हूँ कि फ्यूचर जनरेशन को मतलब हम कितना कर सकें उनके लिए कि उनको और अच्छी अम्यूनिटीज़ मिले। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक कुछ नहीं था। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने मेहनत की कि हमारे आने वाली जनरेशन को अच्छा मिले, वो डेवलप करें। इसलिए हमारी मतलब यही है कि हम आने वाली जनरेशन को और अच्छा देश दे सकें, मतलब बेटर एम्यूनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर
एजुकेशन सिस्टम वगैरह डेवलप होना चाहिए, अच्छी डेमोक्रेसी, मतलब राइट्स वगैरह उनके अच्छे होने चाहिए। पॉलिसी I wanna leave net zero emission in the sense कि जैसे कि एक टारगेट है 2050 तक का कि एकदम ज़ीरो कार्बन यूज़ करना। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी ऑल्सो वी हैव टू प्रोड्यूस विद another source rather than a coal or anything like that. Even the fuel. हाँ, fuel, petrol. Okay. More equal, more open, environmental friendly, mainly these things.